एक साथी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। हेलो। यदि किसी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन का किसी के पास कोई प्रश्न नहीं। क्या बात है, भूख लगी है? हेलो भूख लगी है ना? सर, मेरा नाम जीतू है। आपने चर्चा की कि बॉम्बे में जो दलितों की पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी खासी है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि तमाम तरह के आंदोलन भी चले हैं, चाहे वो दलित पैंथर हो, ये सब, ये अम्बेडकराइट मूवमेंट हो। लेकिन वहाँ पे इस सभा कास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लेकिन वही हम यदि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ से कुछ अच्छे पिक्चर्स भी निकल के आए हैं जो कास्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि जय भीम। तो सर, मेरा एक संशय ये रहा है कि हम इसे बॉलीवुड क्यों नाम देते हैं, इसको जातिवादियों का अब अड्डा या हीरो क्यों नहीं कर देते इसको। तो आपकी इससे क्या विचार है सर? आप जो आपने ये सब लिखना चाहिए, मुझे लगता है किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको रिवील करे, इसको बताए कि बम्बई सिनेमा को मैं जातिवादी तौर पर देखता हूँ कि ये जो सिनेमा बनता है ये इंटरटेन तो करता है लेकिन कुछ सिखाता नहीं। तो सिनेमा की जिम्मेदारी दर्शकों को थोड़ा बहुत मॉरल टीचिंग देने की भी होनी चाहिए। ये जो क्लेम है ये लगभग खत्म हो चुका है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस पॉपुलिस्ट और इंडस्ट्री के चक्कर में, इस प्रॉफिट और बिजनेस के चक्कर में वो जो जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगभग खत्म कर चुके हैं। और इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि सिनेमा को हम लोग एक नए क्रिटिकल एस्पेक्ट से देखें, एक नए क्रिटिकल लेंस से देखें। सिनेमा को जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जो ऑफकोर्स वो जायज़ है कि हम लोग इंटरटेन होने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं, लेकिन अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो सिनेमा का, तो एक क्रिटिकल लेंस की एप्लीकेशन जरूरी है, उसका एक इंगेजमेंट जरूरी है, उसके पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है, वो क्या असर लोगों पर कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से कई, जैसा मैंने कहा कि हमारी सिनेमा स्टडीज इतनी बोरिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस लेवल पे अभी तक डेवलप नहीं हुई है कि सिनेमा को एक क्रिटिकल एंगल दे सके और उसका कई मल्टीपल एस्पेक्ट्स को ध्यान दे सके। बहुत एलिटिस्टिक सेंस है हमारी सिनेमा स्टडीज का इंडिया में। तो मेरे ख्याल से जब तक इस तरह के सवाल आएंगे नहीं कि इस तरह का सिनेमा हम लोग क्यों देख रहे हैं और किसको फायदा कर रहा है और इससे क्या असर हो रहा है, ये जब तक हम लोग बताएंगे नहीं तब तक मुझे लगता है सिनेमा इसी तरह से बनता रहेगा। इस पर एक्चुअली वो बहुत सही कहा, बट इसमें अगर आप देखें पुराना जो पहले बार मुद्दे सर थे, सर ने पार की बात की थी। फिल्म एक फिल्म है जिसका नाम है पार। वो पार जो है शुरू होता है बिहार के एक गांव से, जहां पर लगता है कि वो कोई नक्सलवादी टाइप ऑफ मूवमेंट है। उससे भागते हैं मजदूर जो है और पहुंचते हैं कलकत्ते में, और कलकत्ते में फिर वो फंस जाते हैं वो सर्वाइवल की के चक्कर में, जिसमें फिर वो बनाया हुआ किस्सा है कि कैसे वो सूअरों को ले जाना है उस साइड में, और सारा जो सरमाउंट किया है वो, जिसमें शबाना आजमी और ओमपुरी अगर आप देखेंगे, हाँ या तो, पर उसमें ना वो आप नहीं देखेंगे कि उसमें दलित का नाम आया है। इट इज सजेशन है, बट इट डजंट गो वेरी फार इन क्लियरली इंडिकेटिंग। उसमें अगर आप देखें कि अगर आप हिंदी सिनेमा को देखिए, हिंदी सिनेमा इज क्लेमिंग टू स्पीक टू द एंटायर कंट्री ऑफ अ सर्टेन काइंड, और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है एक तरह की। अब वाई इज इट दैट यू गेटिंग, जैसे सर ने कहा कि
तमिल सिनेमा और टू सम एक्सटेंट मराठी सिनेमा में हमें क्यों दिख रहा है कि आप वहां पर असर्शन कर रहे हैं और वहां पे आप फिल्म बना रहे हैं जिसमें आप मुद्दे भी उस तरह के ले रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो मेकिंग इट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट एंड द सबकॉन्शियसनेस ऑफ द दलित कम्युनिटीज. तो वो एक्चुअली इज इंटरेस्टिंग. मतलब मद्रास में क्या, तमिल सिनेमा में क्या है जो वो स्पेस कार्ड कर लिया, या मराठी सिनेमा में टू सम एक्सटेंट वो किया, और उसमें भी आप देखेंगे फंड्री वाज नॉट एज पॉपुलर एज सैराट. सैराट बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट वाज ऑल्सो इंटरकास्ट शादी, और जो आज के दिन में इट विल स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज कितनी वायलेंस होती है अराउंड इंटरकास्ट. पर जब उसको फिल्म को देन फाइनली बनाया गया था इन हिंदी, बट तब उसमें उसका मोड़ भी आ गया बिकॉज वेन यू कास्ट जानवी कपूर को तुमने उसको कास्ट किया था इंस्टेड ऑफ द कास्टिंग दैट हैड हैपेंड विद द मराठी सिनेमा. सो आप देखिए कि लॉजिक ऑफ ऑडियंस एंड द पीपल हु क्राफ्ट द सिनेमा एक जगह जाकर के एक चीज में फंस जाते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड सो यू डोंट गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ the Dalit point of view in the way in which they would like to articulate it. So yeah, I think is an important issue to me at least. एक सवाल. My question is, जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं सिनेमा में भी एक राइट बेस्ड डिस्कोर्स में भी मैं देखता हूँ जनरली एक हायरार्की होती है कि पहले किसकी बात की जाए, और ये तो आप तो इसमें आपको जैसे PWD की भी आप देखते हैं कि सिनेमा में कोई बात होती नहीं. तो जब हम एक राइट बेस्ड डिस्कोर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हाउ कैन वी एड्रेस दिस हायरार्की इशू कि हु राइट पे मुझे लगता है तब डिस्कस होता है जब जो जिसका ज्यादा ट्रेंडी हो या फैशन हो उसके राइट पे, मतलब जो न्यूज में जैसे ज्यादा आ रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है. तो हमें कैसे ऐसी कॉन्शियसनेस बिल्ड करें जो एक होमोजीनियस तरीके से ऑल मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सिनेमा शुड ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिव एंड लार्जर इन सोसाइटी. एक फिल्म बनी थी जो मेरे स्टूडेंट ने बनाई थी. माई स्टूडेंट सोनाली बोस मेरी स्टूडेंट रह चुकी है मिरांडा हाउस में. तो शी फर्स्ट मेड हर फिल्म ऑन दी 84 वायलेंस. तो उसके बाद उसने जो सेकंड फिल्म बनाई थी इट फीचर्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी विच इज बिकॉज हर कजन इज अ स्पास्टिक. she had cerebral palsy as a child, and so filled over that. But you know, the problem is with I think that it's very difficult to I don't believe that only the persons who are marginalized can speak for themselves. I think people should be conscious of being able to make films about, discriminated groups, and everyone should be sensitive to it. But somewhere I think the choice of subjects becomes restricted. तो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में थोड़ा आया है, बट उधर भी कम ही आया है, बहुत कम आया है. सो ये एक मार्जिनलाइजेशन का प्रॉब्लम है. इफ यू एंड अप विद दिस पैटर्नलिस्टिक डिस्कोर्स व्हेन यू से दिव्यांग एंड सो ऑन, तो फिर वेयर डू यू गेट पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्मेटिविटी. वो तो हम वी डोंट क्रिटिकली एनालाइज दैट ना एट द एंड ऑफ द डे. So the space is only for that central character who is firstly fair, good looking, unmarked, because उसमें आप सरनेम भी नहीं देंगे, it becomes a Kumar or whatever it is. वो politics जब आ जाता है, then it is very difficult to speak for the anguish of people or the discrimination that they see or the anger. सब है. उसको दिखाने में बहुत दिक्कत होती है, एंड बहुत कम हमें. यू आर राइट, एक्चुअली वो आया ही नहीं. Just to endorse what Chakravarti just said, that probably it's not a problem, but the structure.
the cinema structured is like that. That it is concerned about what they call the entertainment question, that cinema should entertain. Second, the business and the industry aspect of that. And third, the continuous hegemony of a particular kind of class and caste or cinema. So all that creates a cinema which is distinct and almost unrelated to the common mass. Okay? And that's why probably we are continuously seeing that kind of a cinema, which doesn't want or wish or have any desire to speak to the actual social question. And therefore the absence of the what they call intellectual breed in cinema. Those people who are making films are not probably very intelligent people. They are making films for certain reasons, for their self-interest, for some kind of a business or entertainment or multiple other reasons, but not intellectually rooted in defining cinema as a responsible art. That cinema has a responsible art, it has a political value, and cinema should reflect and endorse a moral and ethical concern for filmmaking rather than, as I said, very particularistic, self-endorsing way of dealing with art. That is of course one way, and cinema has done all its life. 99% of cinema is basically that it is my wish to deal with how I wish to portray my art. That has defeated the moral and ethical and political purpose of cinema. That somewhere cinema is also has a responsibility. That part has nobody played for a very, very long time. एज ए हिस्टोरियन आपसे सवाल है कि हम देखते हैं कि हिस्ट्री को अप्रोच करने का हमारा तरीका बहुत बदल गया है पिछले 100-200 सालों में। लेकिन जब भी कोई पास्ट पर फिल्म बनती है तो वो हमेशा 19वीं सेंचुरी में जैसे हिस्ट्री को देखा जाता था। इवन दो अगर वो कोई किसी भी हिस्टोरिकल पास्ट को कंसिडर करिए तो वो 19वीं सेंचुरी वाला ही अप्रोच हमें देखने को मिलता है। अगर हम लेटेस्ट उधम सिंह या श्याम बेनेगल ने ही जो मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई है तो उसमें एक पर्सन और उसके इर्द गिर्द हम तो ये सिनेमा एज मीडियम का लिमिटेशन है कि हम पास्ट को नए एडवांस हिस्टोरियोग्राफी तक नहीं ला सकते या बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री राइटिंग हो गया है इस मसले में, ये पास्ट और सिनेमा के रिलेशन। अच्छी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इट इज ऑल्सो केस ऑफ अगर आप देखें हिस्टोरिकल सिनेमा का जो लिमिटेशन है वो लीडर बेस्ड पर्सनालिटी कल्ट बेस्ड जो फिल्म बनती है। सो द चॉइस इज ना हमारे सामने जो चॉइस रखी जा रही है वो इट इज टू गो टू मिडीवल टाइम्स एंड शो यू द हिस्टोरिकल सिनेमा। तो जोधा अकबर है या जो भी अभी कंट्रोवर्सी जिसकी हुई थी, यू नो, होल सीरीज ऑन राजपूत ग्लोरी और व्हाटएवर इट इज, एंड एट द सेम टाइम देयर आर दीज फिगर्स जिसमें आई डोंट थिंक दैट a really good personality-based film has emerged from even the best filmmakers. ये बात बिल्कुल सही है। Because I don't think there's a good film on Ambedkar. Is there a good film on Ambedkar? कौन सी है? अच्छी है, अच्छा। But it's not, it has not circulated that much. But on the whole, this personality cult वाला ये श्याम बेनेगल की लिमिटेशन है कि you can only see nation and in a certain kind of way, you know, उसकी खुद की लिमिटेशन है। तो मुजीबुर रहमान का बनाएगा तो उसकी समझ जो है जो नेहरूवियन पॉलिटिक्स की जो समझ बनेगी उसी को दिखाएंगे वो। He is not going to be able to go beyond that at the end of the day because the filmmaker has a vision in his head which is a product of his own way of thinking. सालों से वो उसी तरह से सोचा जाता है, उसकी एडवांटेजेस भी है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी है। सो आई एम नॉट श्योर दैट वी हैव बीन एबल टू मेक अ गुड फिल्म। वी हैव नॉट मेड अ गुड फिल्म इवन ऑन सम वी हैव नॉट मेड अ गुड फिल्म वी हैव नॉट मेड अ गुड फिल्म ऑन ज्योतिबा फुले। Now there is a Marathi film just recently released called Satyashodak, and one more Hindi film is coming on Fule's Life. Right now, of course, last week it is released. The name of the film is Satyashodak, and a very prominent film director, Chakravarti Kulkarni, produced that, made that film. And one more Hindi film is coming. Anand Mahadevan has directed that.
So today there are two films you can make. I wanted to make a film on Pandita Ramabai. I didn't want to make it. I wrote the book on Pandita Ramabai. Then some people approached me to make a film, to make a series on her. And she's controversial because she became Christian. Now usko lekar ke the nationalists are not very Tilak se onwards unke upar attacks nahi thi. She's a fantastic figure from the point of view of making a film, but I will not be able to make it because I don't have the capital. But they will not. Whoever makes it will also find it difficult because she's embedded in controversy. And आज के politics में, nationalist politics में, even the conversion to Christianity is regarded as a very terrible thing. So it's very difficult. Real life people के ऊपर उनकी complexities और उनकी historical moment जो shape करती है उनको, उसको दिखाना बहुत, it's a challenge. I don't say it can't be done, but it's a challenge, and I think there's a disappointment. मैंने वो देखी नहीं, but मैं देखूंगी उसको, मुजीबुर रहमान को की फिल्म को. But you know, it's bound to be in a sense disappointing, I think, because he's a very controversial figure anyway. उसके ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल होगा. This is to Hari sir. Listening to the conversation, I just wanted to ask. I mean, if art is supposed to be independent, right? And art is supposed to be any form of art, not just cinema, but any form of art, is supposed to express what is in the individual's mind or what he feels about the society. To put moral restraints or ethical concerns on the expression of an artist, is that a fair call to take, right? The second is because, I mean, in the long run, then that has imperatives of what we say and what we cannot say. So does the ball lie with the filmmaker or with film critics who actually interpret the film, right? And who create, the kind of reviews that we have or the noise about the film. So एक तो ये सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है या उस इंडिविजुअल का अपना बायसेस, प्रेजुडिसेस सब कुछ है. तो क्या उस पर हमें कोई रोक रखना चाहिए, ये कहना चाहिए कि नहीं, इसमें कोई एथिकल और मॉरल कंसर्न होना चाहिए सिनेमा बनाने में? पहला तो ये है. दूसरा सवाल मूवी क्रिटिक्स को लेकर. ज्यादातर मूवी क्रिटिक्स भारत में खासकर ये होता है कि हाउ डू वी जज अ गुड फिल्म, वेदर इज अ फिल्म इज अ good film or a bad film. What we often see, I mean, people who do movie critics, who do movie reviews from a social science perspective, or from, say, discipline that we are in. The problem is that more often than not, we are so focused on ethical and moral concerns on the subject of the story that we forget to talk about the how the visual is itself on the screen. So we don't talk about the medium, we don't talk about the tools that a filmmaker is using, we don't talk about cinematography or how the music is used, right? So the other point that was missing in the conversation that I really wanted for you to answer is, why do movie critics in India don't talk about the visual medium so much as to how certain visual devices are used or not used, right? So यही दो सवाल. So, see, this question is probably 100-year-old question, what you just asked. Since the arrival of what they called the cultural industry, that entertainment will have a sense of business, economic, and without addressing the economic question of entertainment business, we cannot produce art. Okay, so art has this very deep engagement with profit, very deep engagement with industry and business. Okay, yes. So probably this particular sense that artists should be independent is, for that matter, it is very liberal capitalist mode of dealing with art. That the way capitalism makes labor free, or industrialist or capitalist free to occupy any occupation or any labor or any job,
probably similar trends are also there with the art. The artists are free from any social conditioning, any moral responsibility, and he is free to explore his ideas in a consistent manner. So of course that model of a free artist has a context. Okay, it has developed in a peculiar condition, mainly with the arrival of capitalism in a very sincere manner. And therefore, probably along with that, of course, we also have seen what they call a challenge to that art form, a challenge to that system, that structure which creates such art forms. And mainly the Marxists were the prominent challenger to that art form, suggesting that art has a responsibility, intellectuals has a responsibility, intellectuals, artists, cultural people, those who are dealing with multiple other forms of labor, they must engage in a conscious and intellectual manner to elevate their sense of art. Okay, that elevation, that intellectual elevation of art was asked by the Marxists consistently and suggested that this art form is a bourgeois art form, it's a cultural art form which basically serves the interest of the social elites, of the class elites, and does not speak to the marginalized people. So that division is an old division. Almost probably, as I said, it is from last 100 years we are discussing this particular question, that whether art should be responsible or not. Of course, it should be responsible. Why? Because the other part is responsible towards others, towards the governing elites, the independent, and that's why probably this particular question has been asked many times, that whether if you curtail the freedom and choices of an artist, you are also curtailing each and every aspect of human qualification. That one can understand. But as I said, that probably if you allow that to happen, the larger other models are not being checked, and this is what is happening in cinema or in art form very, very long time, and these questions are not asked. Cinema is mainly about independent filmmakers, about their concern about profit and business and their own choices. 98% cinema is basically this. And the kind of question that I raise probably is 1 or 2% of reviewers or film studies people are now raising. And therefore, this nuance is not there. What you asked at the beginning, that is the kind of a convention that cinema makers must be free. And all cinema makers are free today. They are making their films. And what kind of films they are making out of their freedom, we understand that, we know that. And therefore, this question becomes crucial. And this is a marginal question. This is not a dominant question at all. There is no taker of this question that cinema should be a responsible art. Nobody can take this. Everybody will suggest that no, cinema should be free from any coercion. Yes, and 98% of cinema is a free cinema. They made film according to their choices, according to their values, according to their interests. They are free. And cinema history is basically a history of that interest, that freedom. This concern that cinema should be intellectually driven, should be a thinking process, should be art which will be connected and responsible towards people, is not coercion at all. It is not a kind of a state order. It is just a request. It is just an appeal. And with that, do you think that cinema will become coercive? I think the coercion is on the other part. The freedom is coercive. Why? Because it is not speaking to the people at all. That's true. I think with this we will end this session. We are very thankful to both of our speakers to reflecting on the issues related to cinema and media. And also I just want to inform one thing which I forgot to inform, that Vineet Kumar, one of the panelists, did not come due to some personal reasons. तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद दोनों स्पीकर्स का, और इसलिए हम सेशन खत्म करते हैं. इसके बाद कुछ मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, और 2 बजे से हम लोग के पास हमारे पास 4 और सेशन है, जो दलित लिटरेचर एंड एरा ऑफ लिटरेरी रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद स्टूडेंट मूवमेंट्स जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और फिर उसके बाद एक हमारा पोइट्री सेशन है, और उसके बाद जो है एक कबीर के गीत पर जो है वो संगीत का कार्यक्रम होगा. आप लोग सभी लोग फिर से जुड़िए हमारे साथ. और 1-2 और अपील है कि